Hi students, welcome to our channel SGTN's online tutorial. अब स्टूडेंट्स लास्ट टाइम मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड सिखाया था. आज हम चलेंगे द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल. टॉपिक है अकरेंस ऑफ मेटल्स. राइट. तो स्टूडेंट्स प्लीज कीप इन माइंड दैट मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स उनका जो मेन सोर्स है दैट फ्रॉम वेयर वी गेट दीज मेटल्स इट्स आवर अर्थ्स क्रस्ट. राइट. सो हमारा जो अर्थ क्रस्ट है इट इज अ मेन सोर्स ऑफ मेटल्स. एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो हमें नेचुरली अर्थ क्रस्ट में से मिलते हैं मीन्स विच वी गेट इट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, दे आर नोन एज मिनरल्स. एनी एलिमेंट और कंपाउंड विच वी गेट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट नेचुरली दैट इज कॉल्ड अ मिनरल. अब स्टूडेंट्स कुछ प्लेसेस में से जो मिनरल्स मिलते हैं दे कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ मेटल. मतलब उनमें से हम मेटल प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन हाई अमाउंट. So such minerals are called ores. I repeat, any element or compound that you get from Earth's crust is called mineral. और अगर आपके मिनरल में से metal is available, metal is extracted profitably, मतलब in huge percentage, then that mineral is called ore. So let's begin. The topic is extraction of metal. तो स्टूडेंट्स आप जैसे मैंने आपको बताया था that metals are available from Earth's crust. Now some metals are available in free state. Free state मतलब वो किसी और impurity या किसी और metal के साथ mix नहीं होते. Some are found in the form of the compounds. जो metals अपने reactivity series के bottom पे होते हैं वो least reactive होते हैं and they are always obtained in free state. कौन से metal free state में होते हैं? Those who are at the bottom of the reactivity series. They are always in free state. Free state मतलब in pure form. For example, silver, gold, platinum, ये वो metals हैं जो हमेशा free state में होते हैं. Gold, silver, platinum, copper, they are always found in free state. Right? अच्छा, copper और silver, sometimes they are also found in combined state at some places. And they are always found as either sulfides or oxides. मतलब कॉपर जो है या तो वो कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में होता है या कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में होता है. सिमिलरली सिल्वर कैन बी अवेलेबल एज सिल्वर सल्फाइड और सिल्वर ऑक्साइड. जो मेटल्स अपने रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे होते हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये कभी भी फ्री स्टेट्स में नहीं होते. और जो मेटल्स मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं मिडल में, फॉर एग्जाम्पल these metals are available they are moderately reactive और ये हमेशा अवेलेबल होते हैं in the form of oxides, sulfides या carbonates. अब स्टूडेंट्स अर्थ के अंदर से majority of metals that we extract, that we take out, majority of them are in the form of oxides. I repeat, most of the ores are oxides. तो एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में, why majority of the ores are in form of oxides? The reason is oxygen is a very reactive element. Oxygen काफ़ी reactive है and it is very abundant on the earth. Abundant मतलब it is available in high percentage, high quantity inside the earth. So why majority of the ores are oxides? तो आंसर लिखना है because oxygen is a very reactive metal and is very abundant on the earth. That's it. 1 mark question. तो स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी हम लोग मेटल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी. ठीक है. अब तीनों मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी हैव गॉट डिफरेंट मेथड्स. ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये चार्ट मैं आपको बाद में सिखाऊंगा. First, I will explain you the 3 different methods because once I explain you the 3 different methods, the chart itself will become clear. Let's come to enrichment of ore. Now, what is the meaning of enrichment? अब उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम ore को अर्थ में से when we take out the ore from the earth, it is mixed with many impurities like soil, sand, other metals, etc.
तो ओर के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है स्टूडेंट्स, इट्स कॉल्ड अंडरलाइन गैंग्यू. व्हाट इज गैंग्यू? इट्स द ओर, इट्स द इम्प्योरिटी विच आर मिक्सड विद द ओर. तो इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है बिफोर एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स. मेटल्स when you want to take out of the ores, first we need to remove these impurities, right? And the removal of these impurities from the ore, इसको हम कहते हैं रिफाइनिंग. ठीक है. अच्छा, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे गैंग्यू को रिमूव करने के लिए? वो डिपेंड करता है ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द इम्प्योरिटी. इम्प्योरिटी के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी या ओर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है दैट विच मेथड वी आर गोइंग टू यूज टू रिमूव द गैंग्यू. गैंग्यू मीन्स इम्प्योरिटीज. सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन टू यू हाउ मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड. तो स्टूडेंट्स, जो मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं वो बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं. तो इनके ऑक्साइड्स को हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं जस्ट बाय हीटिंग. मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सिनेबर. नाउ सिनेबर इज अ ओर ऑफ मर्क्यूरी. द फॉर्मूला इज HgS. आई रिपीट, इट्स अ ओर ऑफ मर्क्यूरी. मर्क्यूरी का ये एक ओर है. तो जब आप सिनेबर को हीट करेंगे, व्हेन यू हीट सिनेबर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, योर सिनेबर will convert into HgO, जिसको बोलते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड, and it will release sulfur dioxide. So cinnabar, when you heat in presence of oxygen, you get mercuric oxide and sulfur dioxide. We need to balance it. Oxygen to 1, yeah. तो इसको हमने बैलेंस कर दिया. उसके बाद ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड आपको मिलेगा, इसको आपको फर्दर हीट करना है. यू हैव टू हीट इट फर्दर एंड यू विल गेट मर्क्यूरी, दैट्स अ मेटल इन लिक्विड फॉर्म, एंड ऑक्सीजन गैस विल बी रिलीज्ड. तो स्टूडेंट्स, इस तरह हम लोग सिर्फ हीटिंग करके, ओनली बाय हीटिंग वी कैन कन्वर्ट आवर सिनेबर इनटू मर्क्यूरी. सो दिस इज हाउ मेटल्स low in the reactivity series are extracted. So let me read. Metals low in the reactivity series are very unreactive. The oxides of these metals can be reduced to metals by heating only. For example, cinnabar, an ore of mercury, when it is heated in the air, it first converts into mercuric oxide. सबसे पहले cinnabar mercuric oxide में convert हो जाता है. मर्क्यूरिक ऑक्साइड को बाद में और रिड्यूस करने के लिए, मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को मर्क्यूरी में कन्वर्ट करने के लिए, इट इज़ फर्दर हीटेड. सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ मर्क्यूरी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिनेबर. राइट नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू हाउ मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड. अब स्टूडेंट्स, मेटल्स विच आर इन मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, तो जो मेटल्स मीडियम रिएक्टिव होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. मेटल्स जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं. मतलब उनकी ओर्स जो होती है, ओर, दे आर ऑफ टू टाइप्स. द ओर्स आर ऑफ टू टाइप्स, आइदर कार्बोनेट और सल्फाइड. तो अगर आपका ओर सल्फाइड टाइप का है तो हमें उस ओर को हीट करना है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग, जहाँ पे हम ओर को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर. बट इफ द ओर इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, अगेन वी आर गोइंग टू हीट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन. लेकिन कैल्सिनेशन में वी विल हीट द ओर इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. So when you heat in limited supply of air, it's called calcination, and when you heat in sufficient supply of air, it is called roasting. I'll give you an example, students. For example, एक metal है zinc. अगर zinc sulfide के फॉर्म में है, तो zinc sulfide को अगर आप हीट करेंगे in the presence of lots of air, then you will get जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. मतलब जिंक सल्फाइड को अगर हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, देन वी विल गेट जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड.
ये हमने इसको बैलेंस कर दिया. नाउ कैल्सिनेशन मीन्स व्हाट? कैल्सिनेशन मीन्स इफ योर ओर इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, जैसे जिंक कार्बोनेट, इसको अगर आप हीट करेंगे इन वेरी लो अमाउंट विथ वेरी लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगेन वी आर गोइंग टू गेट द सेम जिंक ऑक्साइड, बट साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो. तो रोस्टिंग हो और कैल्सिनेशन दोनों में आप चेक करिए, जिंक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. अब स्टूडेंट्स, ये जो जिंक ऑक्साइड है, अगर आप इसको कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाएं, जैसे यहाँ मैंने एक रिड्यूसिंग एजेंट लिया है कार्बन, सो व्हेन यू रिएक्ट जिंक ऑक्साइड विद कार्बन, कार्बन विल अट्रैक्ट द ऑक्सीजन, तो आपको मिलेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द मेथड हाउ मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड. तो ये आपका 3 मार्क क्वेश्चन है. एक्सप्लेन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज. सो फ्रॉम हियर टू हियर इज योर आंसर. I'll just explain you once. The metals in the middle of the reactivity series like iron, zinc, lead, copper, ये सब moderately reactive है, and they are usually present as sulfides or carbonates. It is easy to obtain a metal from its oxide as compared to sulfide and carbonate. Therefore, prior means before reduction, the metal sulfide and carbonates must be converted into metal oxide. The sulfide ores are converted into metal oxide by heating strongly in the presence of excess air. अगर आप सल्फाइड ओर को हीट करते हो in the presence of excess air, then this process is known as roasting. The carbonate ores are changed into oxides by heating strongly but in limited supply of air, and this process is called calcination. तो ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों का रिएक्शन लिखना है. फिर मेटल ऑक्साइड्स को टू गेट मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड हम उसका रिडक्शन करते हैं. रिडक्शन में हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं टू गेट मेटल. सो दिस इज हाउ वी गेट मेटालिक जिंक फ्रॉम आइदर मेटालिक सल्फाइड और मेटालिक कार्बोनेट. सो दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स. आंसर यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है फॉर अ 3 मार्क क्वेश्चन. रिडक्शन इज ऑल्सो इंक्लूडेड. लेट्स गो फर्दर. नाउ स्टूडेंट्स, समटाइम्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, समटाइम्स वी यूज अ मोर रिएक्टिव मेटल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ सर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करना है तो मैं जिंक से कोई ज़्यादा रिएक्टिव जैसे पोटेशियम, सोडियम, I'll use it to reduce. Let's take one example. For example, you know that aluminum is more reactive than manganese. तो मैंगनीज ऑक्साइड को मैंगनीज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं. सो व्हाट एल्यूमिनियम विल डू, एल्यूमिनियम विल टेक द प्लेस ऑफ मैंगनीज बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज. तो एल्यूमिनियम विल टेक ओवर ऑक्सीजन, वी गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, and manganese will be reduced. So students, these reactions are displacement reaction and they are highly exothermic, मतलब they release a lot of heat, and they are also, such reactions are also used for reduction. अब स्टूडेंट्स, एक बहुत ही फेवरेट बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन थर्मेट रिएक्शन, विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ. एक्सप्लेन थर्मेट रिएक्शन. अब स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब दे रिलीज अ लॉट ऑफ हीट. अब स्टूडेंट्स, रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं, अगर कई बार उसमें गैप आ जाए या उसमें एक क्रैक आ जाए या कोई भी आयरन मेटल में क्रैक आ जाए, इफ़ एनी मशीनरी पार्ट हैज़ गॉट क्रैक, सो हाउ टू हील दैट क्रैक, उस क्रैक को हम कैसे भर सकते हैं, कैसे फिल कर सकते हैं. तो उसके लिए करते क्या है, आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3, इसको रिएक्ट करवाना है एल्यूमिनियम के साथ. सो Fe2O3 को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे, सो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो एल्यूमिनियम विल टेक द प्लेस ऑफ आयरन. सो एल्यूमिनियम विल कम हियर, तो आपको मिल जाएगा Al2O3 एंड Fe विल बी सेपरेटेड. बट बिकॉज इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, ये आयरन को मॉल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा
इसीलिए Fe के ब्रैकेट में आप देखिए L लिखा हुआ है. L means liquid, molten form. And this molten iron is filled inside the crack or in the gaps. So this reaction is called Thermit reaction. It is used to join railway tracks or the cracked machine parts. So this 2-mark question, very important. Explain Thermit reaction. Okay students, extract metal towards the top of reactivity series. How metals at the top of the reactivity series are extracted? So students keep in mind that the metals जो सबसे टॉप पे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे, we cannot reduce them by heating with carbon. Why? Let's see example. तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल देखिए, जिंक ऑक्साइड को हमने कार्बन के साथ रिएक्ट किया था. कार्बन का अट्रैक्शन ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है कंपेयर टू जिंक. आई रिपीट, कार्बन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है कंपेयर टू जिंक, एंड दैट्स वाई कार्बन हैज़ टेकन द प्लेस ऑफ जिंक. कार्बन ने ऑक्सीजन को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ बिकॉज उसका अट्रैक्शन पावर जिंक से ज़्यादा है. बट जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज मोर देन दैट ऑफ कार्बन, एंड दैट्स वाई इनको कार्बन के साथ रिड्यूस करके इनका रिडक्शन नहीं हो सकता. तो उनके रिडक्शन के लिए वी यूज़ अ स्पेशल मेथड विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन? लेट मी टेक वन एग्जाम्पल. तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किसका होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स विच आर हाईली रिएक्टिव, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, दे आर हाईली रिएक्टिव. तो सबसे पहले हमें उनका मॉल्टन क्लोराइड लेना है. मॉल्टन मतलब पिघला हुआ, क्लोराइड मतलब जैसे NaCl, MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2. वी हैव टू टेक देयर मॉल्टन क्लोराइड और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है. इलेक्ट्रोलिसिस मतलब द करंट शुड पास थ्रू इट. तो मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ. सच डायग्राम्स शुड नॉट बी मेड इन एग्जाम बिकॉज इन टेक्स्ट बुक देयर आर नो सच डायग्राम्स. तो मान लीजिए ये मैंने मॉल्टन क्लोराइड ले लिया, NaCl, मॉल्टन पिघला हुआ. ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं कनेक्टेड टू अ बैटरी. Now when the current passes through the battery, as soon as the current passes through it, what is going to happen? Sodium chloride Na positive और Cl negative इसमें dissociate हो जाएगा. NaCl will dissociate into Na positive and Cl negative. Na positive because it is positive ion, it will go to negative terminal, मतलब कैथोड पे जाएगा. Na positive will go towards cathode. Na positive will gain 1 electron and become sodium atom. I repeat, Na positive will gain 1 electron and become sodium atom, और ये sodium atom कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब मेटल विल डिपॉजिट एट कैथोड. और क्लोराइड आयन बिकॉज इट इज नेगेटिव चार्ज, इट विल गो टू पॉजिटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल पे जाके इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन and become chlorine atom. But students, जैसे आप जानते हैं chlorine is always diatomic. I repeat, chlorine is always diatomic. तो यहाँ पे Cl2 है, so बैलेंस करने के लिए हम सबको will provide 2 to each of them. So 2 chlorine ions becomes chlorine molecule and it will release 2 electrons. तो ये होता है कैथोड और एनोड पे, and slowly and gradually all the sodium will deposit at cathode. So this is how metals high in the reactivity series are extracted. जैसे मान लो स्टूडेंट्स, सोडियम की जगह अगर मुझे मैग्नीशियम एक्सट्रैक्ट करना है तो NaCl की जगह मैं MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड ले लूँगा. अगर मुझे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है तो या तो एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लूँगा या एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लूँगा एज अ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट मतलब the molten salt solution through which current can pass. Yes students, so this is how metals high in the reactivity series, metals top of the reactivity series are extracted. You have to write full paragraph for a 3-mark answer. Everything should be written for a 3-mark answer. Okay students,
लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो स्टूडेंट्स कुछ मेटल्स को रिड्यूस करने के बाद भी उनके अंदर impurities are found. So such impurities are removed and the metal is made pure by a method which is called refining. अब स्टूडेंट्स रिफाइनिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, बट इन आर कोर्स वी आर गोइंग टू डू इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। जैसे आपको ये नाम दिख रहा है ना, इलेक्ट्रोलिटिक मतलब करंट विल पास थ्रू इट, करंट विल पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। तो बहुत सारे मेटल्स जैसे कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, इन सब को हम रिफाइन करते हैं बाय यूजिंग द मेथड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या होता है, आई एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम। So this is a electrolytic vessel and these are the two electrodes, positive and negative. So this is the positive and this is the negative. This is anode and on the other side we have cathode. So positive terminal is anode and negative terminal is cathode. Okay, यहाँ पे हमें एक molten solution लेना है of any salt solution. Say for example, मुझे कॉपर का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करना है. So the salt solution will be copper sulfate. I repeat, जिस मेटल का आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करना है उसी के मेटल सॉल्ट को आपको एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना है. मीन्स इलेक्ट्रोलाइट मतलब molten salt solution. Students, this is cathode and this is anode. Cathode पे आपको लेना है pure metal, means I can say pure copper. And at anode you have to keep impure copper, means copper mixed with some impurities. अब जैसे ही करंट पास करेंगे थ्रू कॉपर सल्फेट, कॉपर पॉजिटिव आयंस एंड सल्फेट नेगेटिव आयंस विल डिसोसिएट. +2 मैंने लिखा है बिकॉज कॉपर की वैलेंसी +2 है और सल्फेट की वैलेंसी -2. सो व्हेन यू पास करंट, कॉपर पॉजिटिव एंड सल्फेट नेगेटिव आयंस इज प्रोड्यूस. कॉपर पॉजिटिव आयन, बिकॉज इट इज पॉजिटिवली चार्ज, इट विल गो टू नेगेटिव टर्मिनल. कॉपर विल गो टू नेगेटिव टर्मिनल और क्या होगा, वहाँ जाके कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा and become copper atom and this copper atom will get deposited. मतलब इलेक्ट्रोलाइट में से the metal gets deposited at the cathode. Right students, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे कॉपर और इम्प्योरिटीज दोनों हैं. तो एनोड पे जो कॉपर है ना, ये कॉपर क्या करेगा, दिस कॉपर will lose 2 electrons and become copper ion. I repeat, the copper will become copper ion at anode and the sulfate negative ion will react with copper ions. Sulfate ions will react with copper ions and it will become copper sulfate और ये copper sulfate फिर से इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होता जाएगा. So what is the conclusion? कि जितना कॉपर इलेक्ट्रोलाइट में से कैथोड पे डिपॉजिट होगा, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम एनोड विल डिसॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट. आई रिपीट इट वंस मोर. चलो एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ. एनोड पे जो कॉपर है वो कॉपर आयन बन जाएगा. कॉपर आयन सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके इट विल डिसॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट. And the copper ions, they will move to cathode, they will lose electron and become copper atom and this copper atom will deposit here. In short, यहाँ से मेटल सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बन रहा है और जो इम्प्योरिटीज़ हैं, those impurities which are soluble will go in the electrolyte and the rest of the impurities will settle at the bottom. ये impurities, और ये impurities कहाँ से आई, एनोड से, and that's why these impurities are called anode mud. अब स्टूडेंट्स एग्जाम में आपको ये डायग्राम भी नहीं बनाना है, रिएक्शंस भी नहीं लिखनी है. एग्जाम में क्या करना है, लेट्स रीड. Many metals like copper, zinc, tin, nickel, silver, gold
are refined electrolytically. In this process, impure metal is taken anode and pure metal is taken as cathode. A solution of metal salt is taken as electrolyte. On passing the current through electrolyte, the pure metal from the anode dissolves in electrolyte and an equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited at cathode. The soluble impurities go in the solution, but the insoluble impurities settle down at the bottom of anode and they are known as anode mud. Students, diagram you have to make because it's there in the textbook, but these equations you need not write. So again a 3-mark answer, electrolytic refining with diagram. Right students, so here I complete the topic extraction of metals. Hope you found everything clear. If yet some topic is not clear, do let me know, I'll repeat it again for you. So as I always say, chemistry, it's more like mathematics. The more you study, the more you practice, the more you write, the better it is for you. So equations को लिखिएगा, because sometimes equations देखने में easy लगते हैं but एग्जाम में लिखने में आपको बहुत difficult लगते हैं, आप भूल जाते हो. So have a habit of writing. Okay, so it's time to say bye-bye now. In the next video I'll be coming up with the topic of corrosion. Have a great day. Bye-bye.